सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ द ओएनजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो लास्ट पार्ट में हमने टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट का जो पेपर हुआ था 2019 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, वो हमने डिस्कस किया था। तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली इसी के लिए ये पार्ट बना है हम लोगों ने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्रिटिकल एक्साइटेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर द पावर फैक्टर इज। ओके, तो सिंक्रोनस मोटर में अगर हम लोगों ने क्रिटिकल एक्साइटेशन दिया तो पावर फैक्टर कैसा हुआ, स्ट्रेट पूछा है यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन। तो देखते हैं सबसे पहले अंडर एक्साइटेशन हुआ तो क्या होता है, ओवर एक्साइटेशन, क्रिटिकल एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन। सो अंडर एक्साइटेशन जिसमें हमें लैगिंग पावर फैक्टर दिखाई देता है, यहाँ पे ईबी का वैल्यू है वो लेस देन वी होते हैं। ओके, अंडर एक्साइटेशन, ओके, इसलिए वी से ये वैल्यू है वो कम रहेगा। ओवर एक्साइटेशन में ईबी का वैल्यू है वो ज्यादा रहेगा, जहाँ पे हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलता है। क्रिटिकल एक्साइटेशन यानी कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिलता है उसी को हम लोग एक क्रिटिकल एक्साइटेशन कहते हैं, जहाँ पे ईबी का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी होता है, उससे सेम नहीं होता लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता है ईबी का वैल्यू है वो, तो वो हम लोग क्रिटिकल एक्साइटेशन कहते हैं। एंड नॉर्मल एक्साइटेशन में ईबी का वैल्यू एग्जैक्ट सेम टू सेम इक्वल होता है वी के इक्वल, लेकिन यहाँ पे भी हमें लैगिंग पावर फैक्टर ही मिलता है। तो क्रिटिकल एक्साइटेशन का मतलब ये है जहाँ पे हमें यूनिटी पावर फैक्टर मिले। ओके, तो यहाँ पे ईबी का वैल्यू अप्रोक्स सेम होता है लेकिन थोड़ा ज्यादा होता है, तो क्रिटिकल एक्साइटेशन के लिए हमें पावर फैक्टर है वो यूनिटी दिखाई देगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द आइडियल कंडीशन एट नो लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। द सप्लाई वोल्टेज पर फेज एंड द बैक ईएमएफ पर फेज आर इन सेम फेज। ओके, तो सेम फेज में होना चाहिए, ऐसा आइडियल कंडीशन में तो नहीं होता है। उसके बाद है दो, ऑप्शन 2 है द सप्लाई वोल्टेज पर फेज एंड द बैक ईएमएफ पर फेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। करेक्ट, क्योंकि आइडियल में हम लोग यूजुअली जो लॉसेस है वो इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज का जो पर फेज वैल्यू है और जो बैक ईएमएफ का पर फेज वैल्यू है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज पर फेज इज ट्वाइस द बैक ईएमएफ पर फेज नहीं। एंड द लास्ट वन इज अंडर द आइडियल कंडीशन एट नो लोड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ स्टेटर एंड रोटर डू नॉट कोइंसाइड। नहीं, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके, नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ द टू अल्टरनेटर्स। ऑप्शन देखते हैं, द फेज सीक्वेंस ऑफ द इनकमिंग मशीन वोल्टेज एंड द बस बार वोल्टेज शुड बी आइडेंटिकल। करेक्ट, ये तो होना ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। द RMS लाइन वोल्टेज ऑफ द बस बार एंड द इनकमिंग मशीन शुड बी सेम। करेक्ट, ये भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। द फेज एंगल ऑफ द टू सिस्टम इज नॉट इक्वल, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, अगर फेज एंगल अलग अलग हुआ तो भी चल जाएगा, यहाँ पे इतना कुछ इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन 3 है, ये करेक्ट आंसर हमें मिल गया, लेकिन लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू टर्मिनल वोल्टेजेस शुड बी नियरली द सेम। करेक्ट, ये भी होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने कहा है, फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, उसका वोल्टेज भी सेम होना चाहिए और उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे चाहे तो हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे उसका जो फेज सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, उसके बाद लाइन वोल्टेजेस का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड वो भी सेम होना चाहिए एंड द फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the most economical method of the power generation। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देख ले, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। ओके, द मोस्ट इकोनॉमिकल मतलब हम लोग सबसे पहले ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसमें फ्यूल का कोई भी प्राइस नहीं लगेगा, तो उसका हम लोग इकोनॉमिकल मेथड ऑफ पावर जनरेशन ऐसे इजीली कह सकते हैं। तो चारों ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रो पावर प्लांट में जो कोई भी हम लोग एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं, यानी कि जो इनपुट हम लोग लगाते हैं जहाँ पे वाटर होता है तो उसका इकोनॉमिकल होता है, वहां पे हमें उसका ज्यादा खर्चा नहीं आता। न्यूक्लियर में, थर्मल में और जियोथर्मल में रॉ मटेरियल है उसका प्राइस हमें ज्यादा देना पड़ता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट ये ज्यादा इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन द फेरांटी इफेक्ट इज ऑब्जर्व। ओके, तो फेरांटी इफेक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है महाट्रांसको के सीरीज में, तो आपको चाहिए तो वो देख सकते हो। तो फेरांटी इफेक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है। फेरांटी इफेक्ट में क्या होता है, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वो सेंडिंग एंड से ज्यादा होता है। ओके, और ये क्यों दिखाई देता है हमें,
ये हमें कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है। अगर हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटिव इफेक्ट कंसिडर किया तो वहाँ पे हमें फेरेंटी इफेक्ट है वो दिखाई देता है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम लोग जो कैपेसिटी इफेक्ट है वो इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें फेरेंटी इफेक्ट तो नहीं दिखाई देगा। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो कैपेसिटिव इफेक्ट है वो पिक्चर में रहते हैं, वो कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन करते वक्त। तो इसलिए फेरेंटी इफेक्ट है वो हमें मीडियम और लॉन्ग में दिखाई देता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लॉसेस आर इंक्लूडेड इन द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस। ओके, तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे दिया है कॉपर लॉस, उसके बाद इंडक्शन लॉस एंड थर्ड वन इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। ओके, तो ट्रांसमिशन लाइन में ये हमें तीनों के तीनों जो लॉसेस है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर लॉस ऑब्वियसली हर जगह पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मर्ज प्राइस फॉर्म ऑफ अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज इफेक्टिवली यूज टू प्रोटेक्ट द डैश। ओके, तो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो ट्रांसमिशन लाइन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। उसका करेक्ट आंसर है ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर और जो यूजुअली जनरेटर या फिर अल्टरनेटर है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर, ट्रांसफॉर्मर एंड अल्टरनेटर या फिर जनरेटर भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो इसके लिए जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ इसका डायग्राम होता है, मैं चाहे तो इरेज कर देता हूँ। ओके, ये होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफॉर्मर के बारे में है। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर की जगह पे यहाँ पे जो अल्टरनेटर का जो वाइंडिंग होगा वो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंशियल में प्राइमरी साइड का जो करंट है और सेकेंडरी साइड का करंट है वो हम लोग उसका डिफरेंशियल जो करंट होता है वो हम लोग रिले कॉइल में से फ्लो करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये जो वैल्यू रहेगा रिले कॉइल में से वो लेस देन द पिकअप करंट रहेगा, यानी कि दोनों अगर करंट है वो हम लोग इक्वल रखने की कोशिश करेंगे सेकेंडरी साइड पे सीटी के। और अगर वहाँ पे डिफरेंशियल करंट फ्लो है यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, यहाँ पे बीच में कहीं पे फॉल्ट आया तो दोनों करंट है वो अनइक्वल हो जाएंगे, और जो अनइक्वल करंट है वो रिले कॉइल में से फ्लो होता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पे वाइंडिंग के बीच में कहीं ना कहीं पे फॉल्ट हुआ है। ओके, तो अगर इसके बाहर फॉल्ट हुआ तो ये सेंस नहीं करेगा। डिफरेंशियल नाम ही बताता है कि ये डिफरेंस दोनों का करंट का है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और सीटी रेशियो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा। सीटी रेशियो दोनों साइड पे सेम नहीं रहते, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग पे अगर वोल्टेज अनइक्वल है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो सीटीज है वो सिलेक्ट करते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटी रेशियो क्या होता है। जेई के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन महाट्रांसको के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर, यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर का वाइंडिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज रेंज ऑफ द एयर सर्किट ब्रेकर। ओके, तो एयर सर्किट ब्रेकर हम जो हेवी सर्किट ब्रेकर है उसमें सबसे कम रेंज के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो टेबल है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया है एसीबी यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये इन्होंने वोल्टेज लेवल लिखा है 690 वोल्ट, यानी कि अप टू 1 kV तक या फिर 1 kV से कम तक हम लोग इसे यूज करते थे। इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये एक बार चार्ट है ये कंप्लीट देख लेना, कहीं कहीं पे आपको वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं दिखाई देंगी, कुछ अलग अलग होते हैं अलग अलग चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको एक टेंटेटिव आइडिया होने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट है वो प्रोवाइड कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द सर्ज इंपीडेंस ऑफ द 200 किलोमीटर लाइन if the surge impedance of the 400 किलोमीटर लॉन्ग लाइन is 400 ओम। तो सर्ज इंपेडेंस का वैल्यू क्या रहेगा 200 किलोमीटर लाइन के लिए, अगर 400 किलोमीटर लाइन के लिए उसका वैल्यू है 400 ओम। ओके, तो हमने अच्छे से ये भी डिस्कस किया सर्ज इंपेडेंस क्या होता है, एक बार वापस से देख लेते हैं। जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहते हैं, ये जनरलाइज टर्म है जो होता है अंडर रूट ऑफ जेड डिवाइडेड बाय आर, जेड डिवाइडेड बाय वाई विच इज इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय जी प्लस जे ओमेगा सी। ओके, जेड का ये यहाँ पे हम लोगों ने ओपन करके लिखा है और y का भी g प्लस जे ओमेगा सी, ऐसा हम लोग यहाँ पे ओपन करके लिखा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस यानी कि ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बताते हैं कि वो कैसा बिहेव करेगी। उसके बाद है z, अगर हम लोगों ने इसमें लॉसलेस लाइन अज्यूम किया, लॉसलेस लाइन यानी कि r इज इक्वल टू 0 एंड g इज इक्वल टू 0, तो ये स्पेशल केस बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसे सर्ज इंपेडेंस कहते हैं, और जो सर्ज इंपेडेंस का वैल्यू है वो हमें मिलेगा अगर r और g कैंसिल आउट हो गए तो अंडर रूट ऑफ l बाय c। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ। तो लेंथ कितना भी कम या ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। तो यहाँ पे अगर 200 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर हो, जो 400 ओम सर्ज इंपेडेंस का वैल्यू है वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई वोल्टेज द कोरोना लॉस ऑफ द लाइन विल। ओके, तो उसके लिए आपको कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ये कुछ होता है यहाँ पे, तो इन्होंने अगर कहा है कि इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोगों ने बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि जो कोरोना लॉस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी।
ओके, तो अगर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दिया तो जो लॉस का वैल्यू है, कोरोना लॉस का वैल्यू, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग एचवीडीसी वगैरह यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन के वक्त, तो वहां पे हमें कोरोना लॉस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 0 एचवीडीसी के केस में। ओके, तो ये उसका एडवांटेजेस भी होता है एचवीडीसी में। तो अब जो बाकी के भी फैक्टर है ये भी आप देख लेना, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये आर का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, डी का वैल्यू इंक्रीज कर दिया, ये डिसरप्टिव जो वोल्टेज है उसका वैल्यू अगर कम ज्यादा किया तो उससे क्या हो सकता है। ओके, तो बाकी के भी इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो भी एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीरो सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट इन। ओके, तो जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो करने के लिए हमें जो फॉल्ट है वो ग्राउंडेड होना चाहिए। तो इसमें कोई भी, अगर यहाँ पे कहा है जीरो सीक्वेंस इज एब्सेंट, ओके, जीरो सीक्वेंस एब्सेंट मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे कोई भी ग्राउंड फॉल्ट नहीं रहेगा। तो जहाँ पे भी ऑप्शन में जी है, एल 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 जी, वो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। देखिए करके डिलीट कर जाते हैं, एल 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 जी नहीं, यहाँ पे एल जी है नहीं, यहाँ पे एल एल है। ओके, तो हमें मिल गया है। एंड लास्ट वन में देखते हैं एल एल जी, यहाँ पे जहाँ पे भी ग्राउंड फॉल्ट है वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट है वो प्रेजेंट रहेंगे, और हमें एब्सेंट वाला केस है वो फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर यूजिंग अ हाई वोल्टेज फॉर द ट्रांसमिशन। जैसा अभी हम लोगों ने देखा ना एचवीडीसी के बारे में मैंने बताया था, तो एचवीडीसी में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेटर इंसुलेशन मटेरियल, नहीं, इस वजह से हम लोग नहीं यूज करते। उसके बाद इट इंक्रीजेस द लाइन लॉसेस, डीसी के केस में जो लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, इनके लॉसेस है वो बढ़ते नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो एक्सेल हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्सेल क्या होता है 2πfl। तो अगर डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर 0 है तो एक्सेल की वजह से जो कोई भी लॉसेस होते होंगे तो वो डीसी में यहाँ पे, फिर एचवीडीसी में यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो लॉसेस इनफैक्ट कम होते हैं एचवीडीसी के केस में, इसका एडवांटेज है। इट इंक्रीजेस द गैप बिटवीन द टू लाइन्स, नहीं, ये भी करेक्ट रीजन नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इट इंक्रीजेस द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, करेक्ट, जैसा अभी मैंने कहा था कि लॉसेस है वो कम हो जाते हैं, तो लॉसेस कम होने के वजह से जो इफिशियंसी का वैल्यू है वो बढ़ जाता है, तो इसी के वजह से हम लोग जो एचवीडीसी है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, इंक्रीजेस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। स्किन इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, और कोरोना लॉस होता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले, अगर पता नहीं होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा तो अच्छी बात है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट एंड स्किन इफेक्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्किन इफेक्ट में जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, वहां पे जो ब्लू कलर का लाइन है और जो ब्लू पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे इतने अमाउंट से ही पूरे कंडक्टर में से इतने पार्ट से ही सिर्फ करंट है वो फ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इफेक्टिव एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वहां से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो इतना पूरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने लिया है, फिर भी इतना थोड़ा सा पोर्शन ही हम लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, करेक्ट। तो अगर एरिया का वैल्यू हमने कम किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ गया हो, तो मतलब यहाँ पे जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे बढ़ गया स्किन इफेक्ट की वजह से। यही स्किन इफेक्ट होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया। सिमिलरली प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे दिया है डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन सेम, तो यहाँ पे जो एरो है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अगर करंट डायरेक्शन अज्यूम किया, तो यहाँ पे जो रेड पोर्शन आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है करंट डेंसिटी, यानी कि इतने ही पोर्शन से सिर्फ जो एरिया है वो, इतने ही पोर्शन से जो करंट है वो फ्लो होता है। अगर करंट डायरेक्शन ऐसे रहा, करंट डायरेक्शन अगर हम लोगों ने ऐसे अज्यूम किया, करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, ओके, तो हम लोग जो अपना राइट हैंड थंब रूल होता है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लोग देख सकते हैं कि कौन से पोर्शन में जो करंट डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो कंप्लीट एरिया है वो यूटिलाइज नहीं हुआ, तो अगर एरिया कम हुआ तो वापस से यहाँ पे भी जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में, यानी कि स्किन इफेक्ट में और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। कोरोना लॉस में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, कोरोना लॉस में हम लोगों को सिर्फ वो लाइटिंग और जो फ्लैशिंग है वो दिखाई देती है। तो ऑप्शन जहाँ पे 1 और 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 है करेक्ट है, स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओपन लूप सिस्टम। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। इट इज कॉम्प्लेक्स, तो नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 है ये गलत आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन 2 है इट इज इकोनॉमिकल, करेक्ट, ये इकोनॉमिकल होता है। उसके बाद इट रिक्वायर्स द लेस मेंटेनेंस, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। एंड इट इज रिलायबल, नहीं, ये रिलायबल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंसेस आए तो ये इजीली जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये रिलायबल सिस्टम नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन 2 और 3 है वो करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 और 3 है वो करेक्ट है। इज इट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं होता क्योंकि स्ट्रेट हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड पाथ होता है। इकोनॉमिकल होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है।
रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, क्योंकि अगर कंपोनेंट्स ही कम है तो उसका मेंटेनेंस भी हमें कम लगेगा। तो ये दोनों एडवांटेजेस होते हैं। एंड ये रिलायबल है क्या? नहीं, क्योंकि ये डिस्टर्बेंसेस से इजीली डिस्टर्ब हो जाता है। अगर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आए तो ये इजीली स्टेबिलिटी लूज कर जाता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The element in the control system that senses the output and returns the resulting quantity to a summation block is called। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं जो फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम का एक बेसिक जो हम लोग डायग्राम देखते हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। द एलिमेंट इन द कंट्रोल सिस्टम दैट सेंसेस द आउटपुट एंड रिटर्न्स द रिजल्टिंग क्वांटिटी टू समेशन ब्लॉक। तो यहाँ पे आउटपुट सेंस किया है और ये रिटर्न बैक किया है यहाँ पे समेशन ब्लॉक पे, यहाँ पे। ओके, तो ये कौन सा एलिमेंट है? ये फीडबैक एलिमेंट, यहाँ पे जिसको हम लोग फीडबैक पाथ भी कहते हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम दैट रेगुलेट्स द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द एरर डिटेक्टर सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे रेगुलेट्स द आउटपुट पूछा ना, यहाँ पे रेगुलेट्स द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द एरर डिटेक्टर सिग्नल। तो यहाँ पे एरर डिटेक्टर जो एरर डिटेक्टर के बाद जो हमें सिग्नल मिलेगा एरर सिग्नल, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? कंट्रोलर करता है, क्योंकि यही जो सिग्नल है वो हम लोग आगे कंट्रोलर को भेजते हैं। आउटपुट हम लोग सेंस करते हैं, उसमें हम लोग समेशन ब्लॉक पे भेज देते हैं, उससे जो एरर सिग्नल जनरेट होता है वो हम लोग वापस से कंट्रोलर पे भेजते हैं। ओके, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आउटपुट पे कुछ अगर चेंजेस करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए जो कंट्रोल एलिमेंट या फिर हम लोग कंट्रोलर जिसे कहते हैं वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यही रेगुलेट करता है आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द एरर डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द फंक्शन ऑफ द समेशन ब्लॉक। तो समेशन ब्लॉक क्या करता है को दिखाई देगा यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल है और एक फीडबैक सिग्नल है। तो दोनों का हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हम लोग इससे एरर सिग्नल है वो जनरेट करते हैं। सो इट कंपेयर्स 2 और मोर द इनपुट सिग्नल। तो अगर 2 से ज्यादा भी सिग्नल रहेंगे तो हम लोग समेशन ब्लॉक पे उसका कंपैरिजन करते हैं। और जो प्लस और माइनस है इससे हम लोग जो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है इसे हम लोग पता लगा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम इज सेड टू बी अ लीनियर इफ। ऑप्शन चेक करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल। करेक्ट, ये होता है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी आर एप्लीकेबल। ओके, तो अगर ये दो में सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन 2 ये ज्यादा सुटेबल ऑप्शन है, क्योंकि लीनियर हम लोग तभी कहेंगे जब ये सुपरपोजिशन के साथ साथ होमोजेनिटी भी प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है, तभी हम लोग इसे लीनियर सिस्टम है या फिर लीनियर कोई भी सिग्नल है हम लोग इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज फॉर्म बाय। तो हमने अभी देखा था कि जो क्लोज लूप सिस्टम का जो डायग्राम है कुछ ऐसे दिखता है और हमें पता है इसमें एक फॉरवर्ड पाथ होता है यानी कि इनपुट से लेके आउटपुट तक, और एक फीडबैक पाथ होता है जो हम लोग आउटपुट से टैप करके इनपुट की तरफ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अ क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ अ फॉरवर्ड पाथ एंड अ फीडबैक पाथ। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गिवन ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक डायग्राम दिया है और 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, तो हमें करेक्ट कौन सा है ये सिलेक्ट करना है। तो ये हमें पता है कि ये क्लोज लूप सिस्टम का ये फिगर है, यहाँ पे दिया गया है। सो इट रिप्रेजेंट्स द क्लोज लूप सिस्टम। करेक्ट, ये सही है। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर फंक्शन दिया और पूछा है कि ये करेक्ट ट्रांसफर फंक्शन है क्या। तो करेक्ट, अगर यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक है और उसके रिटर्न पाथ में यानी कि फीडबैक पाथ में अगर एच एस ब्लॉक है, वो भी सिंगल ब्लॉक है और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है, करेक्ट, तो हम लोगों को ऐसा ट्रांसफर फंक्शन मिलता है GS डिवाइडेड बाय 1 + GS HS। तो ये भी ट्रांसफर फंक्शन है वो करेक्ट है। एंड स्टेटमेंट 3 है, इट रिप्रेजेंट्स द ओपन लूप सिस्टम। नहीं, यहाँ पे फीडबैक पाथ प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये ओपन लूप सिस्टम नहीं है। और अगर क्लोज लूप हमने ऑलरेडी कह दिया है तो यहाँ पे ओपन लूप भी नहीं होगा। तो इसलिए 1 और 2 जिसमें रहेंगे वो करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्लाइड वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट एंड द फील्ड करंट विल रिमेन कांस्टेंट इन। तो कौन से मोटर या फिर जनरेटर में इन्होंने जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे पूछा है। तो द अप्लाइड वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट, तो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखा है और जो फील्ड करंट है वो भी कांस्टेंट रहेगा अगर हम लोगों ने जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखा तो ये हमें पता है कि शंट मोटर का एक डायग्राम होता है जहाँ पे आर्मेचर और जो फील्ड सर्किट है वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ पे हम लोग पैरेलल में ही हम लोग जो वोल्टेज है वो अप्लाई करते हैं दोनों को कॉमन वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर हमने कॉमन वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जैसे वोल्टेज अगर कांस्टेंट रहा तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा फील्ड वाइंडिंग से वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि RF का वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करते। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है जो फील्ड करंट का वैल्यू भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा शंट मोटर। ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे शंट मोटर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर द मटेरियल यूज इन द हीटिंग एलिमेंट। ओके, तो हीटिंग एलिमेंट में कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके साथ साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो ये है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड हीटिंग एलिमेंट। तो सबसे पहला हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है,
हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी सेम है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, यहाँ पे इन्होंने दिया है ऑप्शन में लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एक्चुअल में गुड हीटिंग मटेरियल के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है ये हाई मेल्टिंग पॉइंट हमारा होना चाहिए। एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चन में दिया है हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि गुड रिक्वायरमेंट के लिए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट भी होगा और वो जो आंसर है वो गलत करके आएंगे। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो लो होता है, वो कभी हमेशा हाई नहीं होता है फॉर गुड हीटिंग एलिमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ जो स्टेटमेंट 1 है वही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो बाकी के भी स्टेटमेंट है वो भी देख लेना, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पीटीसी होता है, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर हम लोग ने इंक्रीज कर दिया तो उसके साथ साथ ही जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। ओके, तो बाकी के भी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो हमें वेल्डिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, जेई लेवल पे ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं वेल्डिंग से रिलेटेड। तो ये टेबल आप देख लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो वेल्डिंग प्रोसेस में गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, न्यूअर वेल्डिंग और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ओके, तो न्यूअर और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग से इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, आपको आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग से पूछा जाता है। तो हमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के 4 टाइप होते हैं, बट वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ओके, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से इन्होंने पूछा गया। आर्क वेल्डिंग तो एक डिफरेंट कैटेगरी है, हेलियम वेल्डिंग तो नहीं आएगा, ये गैस में आएगा, हेलियम गैस होता है। उसके बाद स्पॉट वेल्डिंग है, तो स्पॉट वेल्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पॉट वेल्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक पार्ट है, और एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग नहीं, ये भी नाम में ही दिया आर्क वेल्डिंग, तो ये भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स रिसीव बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। ओके, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, डैश इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया, यानी कि जब भी लाइट है वो किसी एक सरफेस पे गिरती है तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें मिलता है इल्यूमिनेंस, और इसका हम लोग अगर यूनिट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये लक्स होता है, या फिर हम लोग इसे लूमेंस पर मीटर स्क्वायर कहा जाता है। ओके, तो अगर कोई भी सरफेस पर यूनिट एरिया में कोई भी अगर लुमिनस फ्लक्स है वो रिसीव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये लुमिनस फ्लक्स है, अगर ये पर्टिकुलर सरफेस पे अगर फॉल हो रहा है पर यूनिट मीटर सरफेस पर यूनिट एरिया, तब हम लोग इसको कहें कि ये इल्यूमिनेंस है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडल पावर भी देख लेना क्या होता है। उसके बाद इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी एंड रिलेटिव सेंसिटिविटी, तो ये आपको डेफिनेशन क्या होते हैं पता होनी चाहिए। हम लोग यहाँ पे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पे जो दिया है लुमिनस फ्लक्स यानी कि लुमेंस जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि कितना लुमिनस फ्लक्स जो बाहर निकल रहा है एक पर्टिकुलर सोर्स से। उसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या आता है कि जो लुमेंस सोर्स से बाहर निकल रहे हैं वो पर स्टेरेडियन एंगल में कितना हमें मिल रहा है, यानी कि स्टेरेडियन एंगल किसका होता है, सॉलिड एंगल का होता है, करेक्ट। वो 3D एंगल जिसे हम लोग कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर 3D एंगल से कितने अमाउंट ऑफ लुमेंस या फिर जो लुमिनस फ्लक्स है वो निकल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। वो लुमिनस इंटेंसिटी अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सरफेस पे फॉल होती है और वो कितना एरिया कैप्चर करता है पर यूनिट एरिया, तो उसे हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेंस। और इल्यूमिनेंस के बाद जो हमें आंखों में दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं लुमिनेंस, जिसका यूनिट है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हर एक का यूनिट भी आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। ये अगर आपने ये डायग्राम भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन है वो इजीली करेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हीट प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज 5 जूल्स। ओके, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 5 जूल्स है। ओके, एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज इज 2 सेकेंड्स, देन द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मतलब सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को पता ही है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, करेक्ट। आई स्क्वायर आर टी का हम लोग फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। आई का वैल्यू हमें यहाँ पे पता नहीं है, आर का वैल्यू कितना दिया है, इन्होंने 10 दिया है, और उसके बाद दिया है सेकेंड्स दिया है ना, सेकेंड्स दिया है यहाँ पे 2 सेकेंड्स। ओके, और इसका टोटल जो एनर्जी है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस जिसने कहा है ये है 5 जूल्स। ओके, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे लोग लिख लेते हैं आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 20। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम लोग अगर करेंगे तो ये जाएगा 1/4। ओके, 5/20 1/4 यानी कि 0.25। तो अगर हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ फॉर्मूला है वो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द जेफेट, यानी कि जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो 4 ऑप्शन में से हमें स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है जो यहाँ पे सुटेबल है। फर्स्ट वन है द जेफेट इज मोस्टली रेफर्ड टू एज द डिप्लीशन मोड डिवाइस। करेक्ट, जेफेट को हम लोग डिप्लीशन मोड डिवाइस की तरह उसके ट्रीट करते हैं।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जेफेट इज यूजुअली ऑन व्हेन देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गेट एंड द सोर्स टर्मिनल। करेक्ट, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दो ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने करेक्ट दिए हैं। जो आंसर की है उसमें इन्होंने सिर्फ ऑप्शन 2 करेक्ट दिया था, लेकिन ये ऑप्शन 1 है ये भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हम लोग उसे डिप्लीशन मोड डिवाइस भी कहते हैं और इसे हम लोग नॉर्मली ऑन डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी दिया गेट और सोर्स टर्मिनल के बीच में तभी भी ये जेफेट है वो ऑन रहता है। थर्ड वन इज द जेफेट इज यूज एज एन एम्पलीफायर बट नॉट एज अ वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर। नहीं, हम लोग उसको एज अ वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर की तरह भी उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन है वो गलत आंसर हो जाएगा। अपने नोट्स में अगर चाहे तो लिख लेना, इसको हम लोग वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर की तरह भी यूज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द जेफेट हैज अ स्मॉल इनपुट इम्पिडेंस। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, स्मॉल नहीं होता, यहाँ पे हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे सही आंसर है। ओके, जिन्होंने अगर फर्स्ट भी दिया रहेगा उनका भी आंसर करेक्ट है, तो शायद इसे सभी को मार्क्स दिया रहेगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो आपको चारों स्टेटमेंट है वो एक बार चेक करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया तो आप तुरंत जाओगे। आप एनालिसिस करते वक्त एटलीस्ट कम से कम चारों जो ऑप्शन है वो आपको गो थ्रू करने, ताकि एक अच्छा बेस आपका रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉसफेट इज ऑल्सो नोन एज द इंसुलेटेड गेट डैश। ओके, तो जीटीओ होगा क्या? नहीं, इसको हम लोग जीटीओ नहीं कहते हैं। उसके बाद है बीजेटी, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके बाद है जेफेट, करेक्ट, क्योंकि ये दोनों सेम फैमिली से है। एफईटी आप नाम से यहाँ से पता कर सकते हो, ये है एफईटी, ये है एफईटी, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जेफईटी। और डायोड भी नहीं होगा। ओके, तो इससे भी रिलेटेड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ के ही जाना है, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जेनर डायोड इज प्रेफर्ड फॉर। ओके, तो आप इसका कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो कि जेनर डायोड यानी कि डायोड से हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट में हम लोग डीसी लेते हैं, तो डीसी कपलिंग के लिए हम लोग है वो यूज करेंगे। जो जेनर डायोड होता है वो हम लोग डीसी कपलिंग के लिए यूज करते थे। यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एसी है वो ब्लॉक कर देता है, इसलिए हम लोग एसी के कपलिंग के लिए हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि जो डायोड होता है वो इनपुट में एसी लेके आउटपुट में डीसी प्रोवाइड करता है एज ए रेक्टिफायर की तरह। करेक्ट, तो हम लोग उसको डीसी कपलिंग की तरह, डीसी कपलिंग में हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The emitter based junction is forward bias for active operation. Statement is valid for which of the following option? Option 1 is both PNP and NPN transistor, NPN transistor, then PNP transistor and heterojunction bipolar transistor. तो एमिटर बेस्ड जंक्शन हमें फॉरवर्ड बायस होना चाहिए फॉर एक्टिव ऑपरेशन। तो यहाँ पे मैं टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर एक्टिव में हमें बीजेटी को एक्टिव रीजन में अगर उसे ऑपरेट करना है तो उसका एमिटर बेस्ड जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन साथ साथ में उसका जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, और ये वैलिड होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए भी और पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए भी। इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि एनपीएन के लिए ही या फिर पीएनपी के लिए, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव देते हैं वो आपका चेंज हो जाएगा जैसा ट्रांजिस्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये दोनों ट्रांजिस्टर के लिए यानी कि दोनों टाइप के लिए ये वैलिड होता है कि आपका एक्टिव रीजन में आपका फॉरवर्ड बायस होना चाहिए बेस इमिटर जंक्शन, एंड जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। तो बाकी के भी जो यहाँ पे जो रीजन दिए गए हैं वो वीडियो एक बार पॉज करके देखना अगर आपको पता नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैचिंग करंट इज द करंट विच रिक्वायर्स डैश एनोड करंट टू टर्न ऑन द एससीआर। ओके, तो लैचिंग करंट हम लोगों ने डिस्कस किया था महाट्रांसको एई के एग्जाम लेक्चर सीरीज में। तो मैंने वहां पे कहा भी था कि अगर टर्न ऑन करना है, स्पेसिफिकली अगर हमें टर्न ऑन करना है तो लैचिंग करंट के ऊपर है वो हमारा जो एनोड करंट है वो होना चाहिए, यानी कि मिनिमम ये अमाउंट ऑफ करंट उसने अचीव करना ही चाहिए ताकि ये टर्न ऑन हो सके। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे अज्यूम करें कि वो इनिशियली ऑफ है, तो उसे फर्स्ट टाइम अगर उसे ऑन करना है तो उससे कंपलसरी लैचिंग करंट के ऊपर है वो हमें लेके जाना पड़ेगा। ओके, और अगर हमें उसे ऑफ करना है तो फिर बाद में हम उसको होल्डिंग करंट के नीचे अगर लाएंगे तो वैसे ही वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए मिनिमम यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि मिनिमम इतना अमाउंट ऑफ जो एनोड करंट है वो फ्लो होना ही चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं लैचिंग करंट टू टर्न ऑन द एससीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस अ 3-वायर डीसी सप्लाई इज यूज? ऑप्शन 1 इज कन्वर्टर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, एंड द लास्ट वन इज डायोड। ओके, तो पूरा डिवाइस के बारे में पूछा, 3-वायर डीसी सप्लाई। ओके, तो कन्वर्टर तो नहीं होगा क्योंकि कन्वर्टर के इनपुट में हम लोग एसी देते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट पे डीसी निकालते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। डायोड भी नहीं होगा, डायोड का तो सवाल ही नहीं, उसके ऑब्वियस उसके टर्मिनल ही 2 होते हैं डायोड में। तो या तो आपका आंसर है वो आपको सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में आना चाहिए या फिर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ओके, तो जिनको सर्किट डायग्राम पता है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देखते हैं, ये है सिंगल फेज हाफ ब्रिज रेक्टिफायर, जहाँ पे हम लोग जो वोल्टेज है वो हम लोग 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करके कॉमन लेते हैं, और जो इनका मिडल वाला जो पोर्शन रहता है या फिर जो कॉमन टर्मिनल रहता है
उसके बीच में हम लोग जो लोड है वो कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 टर्मिनल्स ऐसे हो जाएंगे, ये फर्स्ट टर्मिनल, ये सेकेंड टर्मिनल और ये जो मिडल वाला टर्मिनल है ये 3। तो यहाँ पे 3 वायर डीसी सप्लाई इन्होंने पूछा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल ब्रिज इन्वर्टर में हम लोग जो 4 डायोड्स होते हैं उसके बीच में जो लोड है वो कनेक्ट करते हैं, तो हम लोग एक वहाँ पे कॉमन वीएस सप्लाई हमेशा लेते हैं फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लोड इम्पीडेंस इज आइडियली यूज टू लिमिट। ओके, तो इम्पीडेंस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कैथोड वोल्टेज के लिए होता है क्या, नहीं। वोल्टेज के लिए, वोल्टेज कम करने के लिए तो बेसिकली होता ही नहीं, क्योंकि ओम्स लॉ तो हमें पता है क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जेड या फिर आर हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोगों ने जेड का वैल्यू अगर इंक्रीज कर दिया तो करंट यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, ऐसा ही होता है अगर वोल्टेज हम लोगों ने कांस्टेंट अज्यूम किया तो। और कोई भी सिस्टम के लिए हम लोग यूजुअली वोल्टेज कांस्टेंट ही रखने की कोशिश करते हैं, और जैसा इंपीडेंस या फिर लोड का वैल्यू चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग जो करंट है वो ड्रॉ करता है। तो इसलिए हम लोग करंट के बारे में ही बात करेंगे अगर इंपीडेंस के बारे में ट्रीट कर रहे हो तो इसलिए वोल्टेज वाले ऑप्शन तो तुरंत के तुरंत ही चले जाएंगे। और कैथोड करंट और एनोड करंट में से हम लोग कभी भी कैथोड करंट ऐसा कहते नहीं है कि अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है डायोड में से या फिर कोई भी एससीआर से, तो ये जो करंट होता है ये एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है। करेक्ट, ये होता है एनोड, ये होता है कैथोड। तो इसलिए हम लोग जो करंट भी कहते हैं वो हमेशा एनोड करंट कहते हैं, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। तो कैथोड करंट ऐसा यूजुअल टर्म नहीं है, तो एनोड करंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 है। तो आपको ऐसा समझ भी आना चाहिए एग्जाम में कि हम लोग क्या क्या वर्ड या फिर कौन सा स्टेटमेंट है हम लोगों ने, कौन सा जो टर्म है वो हम लोगों ने ज्यादातर सुना है। तो कैथोड करंट और एनोड करंट में से अगर कोई सिलेक्ट करना तो हम लोग एनोड करंट ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होता है, इसलिए यूजुअली इसको एनोड करंट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट फॉर अ ट्रायक। ओके, तो ट्रायक का सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कंपेयर करना बहुत इजीली हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रायक द 2 SCRs आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल होता है क्या। हाँ देखो यहाँ पे जो SCRs है वो एंटी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 1 है वो। उसके बाद है वन ऑफ द मेन टर्मिनल्स इज नियर द गेट टर्मिनल। हम लोग देख सकते हैं कि वन ऑफ द टर्मिनल इज नियर टू द गेट टर्मिनल भी है, ये गेट टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है यहाँ पे। देन थर्ड है इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 टर्मिनल्स। तो 2 टर्मिनल्स है क्या, देखो ये MT1 MT2 एंड गेट, तो टोटल देयर आर 3 टर्मिनल्स है, तो ये ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज जनरेटिंग पल्सेस आर अप्लाइड बिटवीन द MT1 एंड गेट टर्मिनल्स। करेक्ट, तो जो हम लोग पल्सेस अप्लाई करते हैं वो ये 2 टर्मिनल्स के बीच में हम लोग अप्लाई करते हैं टू फायर द ट्राइड। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट 4 है ये भी करेक्ट है, यानी कि 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर है। तो हमें मिल गया स्टार्टिंग में ही, ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर दैट आर मेड अप ऑफ 0 एंड 1 आर नोन एज। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डेसिमल में हम लोग 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेट फॉर द बिलो ट्रूथ टेबल। ओके, तो अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं है तो अगर बाकी के हम लोग एक एक करके ऑप्शन है वो एलिमिनेट करते जाएंगे। और में क्या होता है, और में अगर दोनों इनपुट का अगर हम लोगों ने एडिशन किया तो आउटपुट पे 1 मिलता है, यानी कि अगर 0 + 0 हमें 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन है वो गलत है। एक्सऑर में क्या होता है, एक्सऑर में जब भी जो इनपुट है वो क्रॉस रहेंगे, यानी कि अगर 0 1 रहेगा और 1 0 रहेगा तब हमें 1 1 मिलते हैं जो करेक्ट है। लेकिन अगर दोनों इनपुट्स है वो अगर सेम रहेंगे तो यहाँ पे आउटपुट है वो 0 मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आउटपुट है वो 0 मिलना चाहिए एक्सऑर के केस में, जो फर्स्ट वाला जो कंडीशन है, इसलिए एक्सऑर भी नहीं होगा। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में दोनों इनपुट का मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं, यानी कि 0 × 0 करेंगे तो आउटपुट पे 0 आना चाहिए एंड गेट के केस में, तो इसका मतलब ये गलत है। और नैंड गेट में क्या होता है, अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका जो आंसर होता है उसका हम लोग इनवर्स लेंगे, यानी कि 0 × 0 कितना होता है 0, तो यहाँ पे आंसर हो गया 1। 0 × 1 आइडियल कितना होता है 0, उसका हम लोग इनवर्स लेंगे, यानी कि 1 करेक्ट है। 1 × 0 कितना होता है 0 होता है एक्चुअल में, लेकिन नैंड में उसका इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 1। एंड 1 × 1 आइडियल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो इसलिए नैंड गेट है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ, इसका जो आउटपुट हमें मिलता है वो इनपुट 1 मल्टीप्लाई बाय इनपुट 2 का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये अगर आप चाहिए तो एक बार वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द जेके फ्लिप फ्लॉप बिहेव्स लाइक एन एसआर फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप और एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल एक बार देख लेते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, यह है Qn + 1 वाला कंडीशन, अगर 0 0 देंगे 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है Qn, यहाँ पे रीसेट यानी कि 0, यहाँ पे हो जाएगा सेट यानी कि 1, और
और यहाँ पे ये इनवैलिड कंडीशन होती है। ओके, ये वाला जो कंडीशन है ये इनवैलिड कंडीशन होती है। और जेके के केस में हमें क्या मिलता है, जेके में ये हम लोग एज अ एस और आर की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो यहाँ पे हमें Qn+1 वाला क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा Qn, उसके बाद मिलेगा हमें 0, उसके बाद मिलेगा 1 और यहाँ पे हमें मिलता है टॉगल। ओके, टॉगल या फिर हम लोग इसको Qn बार भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे J = 1, K = 0। तो J = 1 और K = 0 पे हमें JK में 1 मिलता है और SR में भी हमें 1 मिलता है। तो ये ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। J = अगर सिर्फ 1 रखेंगे, J = 1 रखेंगे, K का वैल्यू अगर हम लोगों ने चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर 1 1 कंडीशन हुआ, K का वैल्यू अगर हम लोगों ने 1 रख दिया, तो यहाँ पे टॉगल कंडीशन हमें मिलता है और यहाँ पे SR में इनवैलिड मिलता है। तो ये ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। K के केस में भी सेम है, K भी अगर हम लोगों ने 1 1 रख दिया तो 0 के केस में यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है SR की तरह। लेकिन जहाँ पे अगर 1 1 कंडीशन है दोनों इनपुट की, तो हमें यहाँ पे टॉगल मिलता है या फिर Qn बार, लेकिन यहाँ पे ये इनवैलिड स्टेट है। तो K = 1 का ऑप्शन भी यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। एंड J = K, यानी कि अगर दोनों इनपुट है वो सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो हमें 0 0 पे सेम मिल रहा है Qn K जितना ही, लेकिन टॉगल कंडीशन हमें मिल रहा है 1 1 पे और यहाँ पे हमें मिल रहा है इनवैलिड। तो इसलिए ये ऑप्शन है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअल आंसर की में इन्होंने ऑप्शन 4 दिया है J = K, लेकिन अगर हम लोग 1 1 दोनों को इनपुट देंगे तो यहाँ पे हमें टॉगल मिल रहा है और यहाँ पे हमें इनवैलिड स्टेट है। तो ये गलत हो जाएगा, ये SR की तरह वहाँ पे ट्रीट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है J = 1 एंड K = 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन 1 है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन कॉम्बिनेशनल सर्किट। ओके, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है, आउटपुट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, एंड सिक्वेंशियल में क्या होता है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज द पास्ट आउटपुट। ओके, तो पास्ट आउटपुट है हम लोग स्टोर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मेमोरी एलिमेंट एब्सेंट होता है कॉम्बिनेशनल में, लेकिन सिक्वेंशियल में एक मेमोरी एलिमेंट है वो प्रेजेंट होता है। तो इसके वजह से हम लोगों को अगर पास्ट आउटपुट है वो भी हम लोग वहाँ पे मिल सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद है नो क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड, लेकिन यहाँ पे क्लॉक सिग्नल रिक्वायर्ड होता है सिक्वेंशियल सर्किट के लिए। एंड देयर आर एग्जांपल्स, यहाँ पे सर्किट पे देख सकते हो कैसा होता है। सिक्वेंशियल में कॉम्बिनेशन सर्किट तो होता है, लेकिन साथ साथ में एक एडिशनल एक मेमोरी बिट भी वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मेमोरी एलिमेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन के, हाफ एडर होता है, फुल एडर होता है, मल्टीप्लेक्सर्स होता है, एनकोडर होता है। ओके, और सिक्वेंशियल में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर। यहाँ पे मैं चाहे तो एनकोडर भी लिख लेता हूँ, ये भी एक है, एनकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का ही एक पार्ट है। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इन्होंने क्या पूछा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो फ्लिप फ्लॉप और काउंटर कहाँ पे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप और जो काउंटर होते हैं वो सिक्वेंशियल में होते हैं। ओके, यहाँ पे देख सकते हो फ्लिप फ्लॉप और जो काउंटर्स होते हैं वो सिक्वेंशियल के पार्ट है, तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप काउंटर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉट एग्जाम्पल पूछा है ना, करेक्ट, तो ये ऑप्शन सही है। फ्लिप फ्लॉप और काउंटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। यहाँ पे काउंटर्स और फ्लिप फ्लॉप तो इन्होंने इंडिविजुअल दिया है, लेकिन इन दोनों में अगर तीनों में सिलेक्ट करना है तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इनकोडर तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन है जो गलत हो जाएंगे। ओके, तो चारों ऑप्शन है वो ठीक से देख लेना, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया आपको पता है काउंटर है तो उधर ही टिक कर दिया, ऐसा नहीं, आपको चारों ऑप्शन एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है, तभी फाइनल आंसर पर मोर सुटेबल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसनर इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन। ओके, तो ये शायद जेई एग्जाम के जो स्टूडेंट है यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, क्योंकि 11-12 में मैक्सिमम टाइम ये जो कंसेप्ट है वो डिस्कस होता है। तो जो मिशनर इफेक्ट होता है वो सुपर कंडक्टर में यूज होता है, सुपर कंडक्टर से रिलेटेड होता है, जहाँ पे क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, T इज ग्रेटर देन TC, TC यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये एक सुपर कंडक्टर है, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं, सैंपल ऑफ सुपर कंडक्टर। तो अगर उसे हम लोगों ने टेम्परेचर, एक क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे उसे हम लोगों ने ऑपरेट करने की कोशिश की, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे पास होते हैं, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर की तरह। लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर उसके टेम्परेचर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन के हेल्प से वगैरह, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर वो नीचे चला गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके अंदर नहीं जाएगी, उससे पेनिट्रेट नहीं होंगी, वो उसके अक्रॉस से चली जाएंगी, जिसके वजह से वो लेविटेट करने लगता है, यानी कि वो ग्रेविटी से थोड़ा हाई हाइट पे है वो फ्लोट करने लगता है, इन शॉर्ट फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने वही दिया है, व्हेन द सुपर कंडक्टर्स आर कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर दे एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड
एंड डू नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू पेनिट्रेट इनसाइड देम। तो वो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके नीचे से वगैरह उसके आजू बाजू से चली जाती है, इसके वजह से वो फ्लोट करने लगता है एक थोड़े सर्टन हाइट पे। ओके, सो दिस फिनोमिनन इज सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज अ मिशनर इफेक्ट। तो ये हम लोग बुलेट ट्रेन वगैरह में मैग्नेटिक लेविटेशन के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं, तो इसलिए सुपर कंडक्टर करेक्ट आंसर है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर से वो अगर कम हुआ तभी वो मिशनर इफेक्ट है वो हमें दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी एटम्स पर यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ओके, फेस सेंटर्ड के लिए तो उसके लिए हम लोग बाकी के भी देख लेते हैं एक बार। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबिक जैसा स्ट्रक्चर है जिसके 8 कॉर्नर से टोटल, वहां पे हम लोग ने ऐसा बॉल्स है वो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो क्यूब के अंदर की तरफ इसका हर एक का कितना पोर्शन रहेगा, 1/8 पोर्शन आएगा। करेक्ट, हर एक ये जो यहाँ पे एटम है हम लोग ऐसा कहते हैं यहाँ पे। तो समझने के लिए ऐसा समझना कि क्यूब के चारों 8 कॉर्नर पे हम लोगों ने बॉल रखा है, तो उसका खाली 1/8 पोर्शन है वो क्यूब के अंदर की तरफ जाएगा। अगर हम लोगों ने इसका इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम किया तो हर एक का एक 1/8 जो पोर्शन रहेगा वो पर्टिकुलर, या फिर स्फीयर ऐसा अज्यूम करो तो स्फीयर का जो 1/8 पोर्शन है वही सिर्फ क्यूब के अंदर हमें है वो दिखाई देगा। तो टोटल है 1/8 एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल 8 नंबर से, तो इसलिए हमें जो एटम यहाँ पे दिखाई देंगे वो हो गए 1 एटम। ओके, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है 8 जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और इसके सेंटर पे भी एक जो एटम है हम लोग कंसिडर करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 कंसिडर किया था, जो कॉर्नर के जो 8 एटम्स है वो उसका 1 एटम बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, और जो सेंटर है वो तो कंप्लीट का कंप्लीट ही वो पर्टिकुलर क्यूब के अंदर है, तो हम लोग डायरेक्टली एज इट इज कंसिडर करेंगे। और टोटल अगर हम लोग उसका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल 2 एटम्स। ओके, तो 2 एटम्स यहाँ पे फाइनल आंसर है। यहाँ पे अगर इन्होंने पूछा कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट में बीसीसी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, तो ये होते हैं 2। अगर सिंपल क्यूब यूनिट में कहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एफसीसी के लिए यानी कि फेस सेंटर्ड में, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है, ये जो कॉर्नर के जो 8 है वो तो सेम ही रहेंगे और यहाँ पे टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। करेक्ट, और हर एक सरफेस के सेंटर पे इन्होंने जो एटम है वो रखा है, यानी कि हाफ क्यूब के अंदर की तरफ, हाफ क्यूब के बाहर की तरफ। ओके, तो क्यूब के अंदर साइड पे कितना एटम्स आएंगे वही हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए 8 × 1/8 हम लोग करेंगे तो ये तो कॉर्नर का हमें 1 एटम मिलेगा ही, और हर एक का ये जो फेस सरफेसेस है उसका हाफ है वो हमें मिलता है क्यूब के अंदर की तरफ। सो देयर आर टोटल 6 फेस सेंटर्ड एटम्स और हर एक का हाफ जो पोर्शन है वो हमें क्यूब के अंदर की तरफ दिखेगा, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये टोटल हो जाएगा 3। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल मिलते हैं 4 एटम्स। ओके, तो हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था एफसीसी में हमें कितने एटम्स है वो दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ओके, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और आपको नॉर्मल क्यूब के लिए कितना होता है ये पता होना चाहिए, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। कॉपर नहीं होता है, इज अ गुड कंडक्टर। एल्यूमिनियम भी नहीं होता है, सिल्वर भी नहीं होता है। ओके, पीवीसी होता है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है बीएमसी जेई के प्लेलिस्ट में इंसुलेटर वगैरह क्या होते हैं। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आप चाहिए तो उससे रेफर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे टोटल 80 जो क्वेश्चन पूछे गए थे जेई के एग्जाम में, ओएनजीसी के 2019 पेपर में, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सभी जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछना, या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। ये दोनों जो पार्ट है अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपके दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर देना। चैनल पे नए हो, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना। ओके, और तो अगर आप महाट्रांसको एई के एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है वो फॉर्म कर दी है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, या फिर मैं ये वीडियो के आखिर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप जो वीडियो है वो देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।